आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल जिला बारां के ई क्लासरूम में स्वागत है। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज का पाठ लेके आया हूँ। इस पाठ का विषय है बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या। आज हम बिहारी सतसई की सुप्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर में संकलित बिहारी के दोहों पर विचार विमर्श करेंगे। बिहारी सतसई का दोहा संख्या 583 जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं की व्याख्या आज हम करेंगे। दोहा इस प्रकार से है। पिए के ध्यान गही गही, रही वही वे नारी। पिए के ध्यान गही गही, रही वही वे नारी। आपू आप ही आरसी, लखी रीजती रिजवारी। आपू आप ही आरसी, लखी रीजती रिजवारी। दोहा छंद है विषम मात्रिक छंद। विषम चरणों पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती है, 13 मात्राएं, और शेष चरणों में 11 मात्राएं होती है। दोहे के कठिन शब्दों को अगर हम देखते हैं तो पिए शब्द का मतलब है प्रियतम। पिए के ध्यान यानी प्रियतम का ध्यान। गही गही यानी ग्रहण करना या उसमें डूब जाना। तो प्रिय के ध्यान को करती हुई या उसमें डूबी हुई। रही वही वे नारी। रही यानी हो गई, वही हो गई, नारी यानी वह नायिका प्रियतम ही बन गई। आपू आप ही आरसी, लखी रीजती रिजवारी। आरसी पर बात पहले हो चुकी है। आरसी आईने को, दर्पण को कहते हैं। और रिजवारी शब्द का अर्थ होता है रूप गुण पर प्रसन्न होने वाली। रिजवार यानी रूप और गुण पर प्रसन्न होना। तो रीझने वाली को रिजवारी कहते हैं। तो रूप गुण पर प्रसन्न होने वाली को रिजवारी कहा गया है यहाँ पर। ध्यान का अर्थ है चित्त लगाना, विचार करना, विचार में डूब जाना, ख्यालों में खोए रहना, यही ध्यान का अर्थ है। किस प्रसंग में ये बात कही गई है? तो इसका प्रसंग यह है, नायिका नायक के ध्यान में मगन है और इतनी मगन है कि बिल्कुल निमग्न हो गई है और तद्रूप हो गई है। मैं और तुम का भेद नहीं रहा है और तद्रूप नायक के ही रूप में बदल गई है। उसकी जो मनोवृत्तियां हैं
वो नायक की मनोवृत्ति सी हो गई है। वह नायक की ही तरह आरसी देखकर रीझ रही है। जैसे आरसी को वह आरसी में बने उसके ही दर्पण को वह खुद न देख करके नायक देख रहा हो और रीझ रहा हो, इसी तरह वह अपनी ही मूर्ति या अपने ही बिंब को आरसी में देख करके रीझ रही है नायक की ही तरह। इस अवस्था या इस चेष्टा का वर्णन एक सखी ने जब ये दृश्य देखा, एक क्रीड़ा देखी, तो एक दूसरी सखी से उसका वर्णन करती है। यहाँ पर एक रूपक देखें तो ऐसी स्थिति भृंगीग्रस्त कीट की होती है। भृंगीग्रस्त कीट का वर्णन मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि भृंगी भंवरी छोटे छोटे कीटों को पकड़कर, एक कीट बड़ा कीड़ा होता है भृंगी भंवरा, वह छोटे छोटे कीटों को पकड़कर अपनी जो एक मिट्टी की बनी हुई छोटी सी जगह होती है जिसको वल्मीक कहते हैं, उस वल्मीक में रखता है और उन कीड़ों के चारों ओर उसकी जो वल्मीक होती है, उसके रहने का जो घर होता है मिट्टी का छोटा सा घर, उसके चारों ओर घूम घूम कर वह इतना भनभनाता है कि उसके भनभनाने के भय से छोटे छोटे कीड़े उसके ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उसी का रूप धारण कर लेते हैं। यही स्थिति यहाँ पर उस कीट सी स्थिति नायिका की है कि नायक के ध्यान इतना उसके चित्त में समाया हुआ है, हर पल इतना समाया हुआ है कि वह उसके प्रेम में उसी के रूप में तब्दील हो गई है। तो यहाँ नायिका की स्थिति भृंगी के द्वारा पकड़े हुए कीट के समान हो गई है, जो कि उसकी भनभनाहट सुन करके उसके ख्यालों में डूबा हुआ उसी भृंगी का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से नायिका नायक का रूप धारण कर लेती है। तो ये प्रसंग है। इसके अर्थ को अगर समझें तो पिए के ध्यान गही गही रही वही वे नारी, यानी प्रियतम के सखी दूसरी सखी से कह रही कि प्रियतम के ध्यान से ग्रस्त होकर के, स्मरण से ग्रस्त होकर के ये नारी वही हो रही है, यानी वह प्रियतम ही बन गई है। आपू आप ही आरसी, और अपने आप को ही आरसी में देख करके रीझती है, ऐसी रिझवारी वह बन गई है, रीझने वाली रिझवारी वह बन गई है। ऐसी स्थिति नायिका की हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी के प्रसंग में समालोचकों ने लिखा है कि संचारी भावों, स्मरण आदि की व्यंजना में बिहारी के दोहे मर्मस्पर्शी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर स्मरण का ही एक संचारी भाव है, और ये रसमग्न स्त्री के जो अनुभव हैं, श्रृंगार भाव में डूबी हुई रसमग्न स्त्री है, उसके अनुभवों के द्वारा रस व्यंजना हुई है। तो रामचंद्र शुक्ल ने सटीक कहा है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में ही दिखाई देता है। प्रिय से मिलन की व्याकुलता हमेशा ध्यान में रहने से नायिका रसमग्न हो नायक सी रसबोधिनी भावभंगिमाएं प्रकट करने लगती है। नायक सी ही भावभंगिमाएं वह प्रकट करने लगती है। और
उसके चित्त के भाव उसके रीझने से प्रकट हो रहे हैं। ये अद्भुत अनुभव इस दोहे में दिखाई देते हैं। भाव साम्य के छंदों की बात करें तो इसे बहुत सारे छंद हमें देखने को मिलते हैं। कवि लिखता है, अंदाज अपना वो नायिका दर्पण में देख रही है, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। अगला दोहा 588वें क्रम पर है। इसे आप देख रहे हैं। एक बार अनियारे दीर्घ दृग्नु किति न तरुणी समान, अनियारे दीर्घ दृग्नु किति न तरुणी समान, वह चितवनी औरे कछु जिहि बस होत सुजान, वह चितवनी औरे कछु जिहि बस होत सुजान। दोहे के कठिन शब्दों की ओर बढ़े। अनियारे शब्द का मतलब होता है कोरदार। अनि कहते हैं कोर को, पेनी धारदार जो वस्तु होते हैं उसे कहते हैं अनि वाली वस्तु, चुभने वाली वस्तु। तो यहाँ पर यह शब्द नेत्रों के लिए आया है कि नेत्र नायिका के बहुत ही धारदार, कटार के समान या बाण के समान है। भेदक है, भेदने वाले हैं। शब्द दीर्घ यानी दीर्घ, बड़े बड़े, दृग्नु यानी आंखें, किति यानी कितनी ही, न तरुणी समान यानी कितनी ही तरुणियों में एक समान नहीं है। कितनी ही तरुणियों में अनियारे और बड़े बड़े आँख नेत्र एक समान है, लेकिन चितवन का सवाल है तो उस पर ये बात कर रहे हैं कि वह चितवनी, चितवन यानी जिसको अपन अपनी आम भाषा में कहें तो चितवन का मतलब होता अदा। एक जो लुक होता है उस लुक को इंग्लिश में इसे लुक कहते हैं, अदा कहते हैं, चितवन कहते हैं। उसकी बात कवि कह रहे हैं कि वह चितवनी औरे कछु, आँखों की वह चितवन कुछ और है, जिहि बस होत सुजान, जिसके वश में सुजान यानी सरस व्यक्ति हो जाते हैं। तो यहाँ पर चितवन शब्द अदा के लिए आया है। इसका इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि काजल तो सब लगाते हैं पर चितवन भांति भांति की होती है। काजल सब आँखों में लगाया जाता है, उससे आंखें सबकी समान नहीं हो जाती। आँखों की जो चितवन है, अदा है, वही एक अपना व्यक्तित्व लिए हुए होती है। उसके लिए यहाँ चितवनी शब्द आया है। जिहि बस होत सुजान, सुजान शब्द का मतलब यहाँ पर रसिक, प्रेमी, पति है। सुजान शब्द का अर्थ निपुण, कुशल व्यक्ति के लिए भी होता है जो
विज्ञ है। और वश शब्द का मतलब यहाँ पर वश में करना है, जिसके वश में हो जाए, जिसके अधीन हो जाए, काबू में हो जाए। उस चितवन में कुछ ऐसा जादू टोना है कि उसके वश में सुजान हो जाते हैं। ऐसी बात यहाँ बिहारी कहते हैं। न तो तीर जैसे पेने नेत्रों में है, न बड़े बड़े नेत्रों में है। ऐसे तो कितने ही तरुणियों में समान रूप से पाई जाती है इस प्रकार की आंखें, परंतु जो चितवन है वह कुछ ऐसी है कि जिसके वश में सुजान हो जाते हैं। ये बात यहाँ कही गई है। बात हम करें अवतरण की, किस प्रसंग में ये बात कही गई है, तो ये कवि की प्रस्ताविक उक्ति है। प्रस्ताव यानी कवि ने एक परिचयात्मक सूचनार्थ बात कही है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि बाह्य सौंदर्य में तो संसार की अनेक वस्तुएं एक सी ज्ञात होती है, एक सी नज़र आती है, पर सुजान लोग उस खासियत या विशेषता के मुरीद होते हैं जिसे चितवन कहा जाता है। सुजान लोग कोई विशेष आंतरिक भाव के मुरीद होते हैं। वो आंतरिक भाव चितवन के द्वारा प्रकट होता है। ये दोहा प्रायः आश्रयदाताओं पर भी लागू होता था। एक अन्योक्ति के रूप में दोहा कहा जाता था कि कवि या कलाकार है वो दीर्घ और अनियारे द्रग्नु की तीनों तरुणी समान, कि आश्रयदाताओं के धन वैभव को देख करके उनका आश्रय नहीं लेते हैं, परंतु वह तो ज्ञान की ललक में, कला की ललक में वहाँ पर आश्रय ग्रहण करते हैं। इस संदर्भ में भी इसका उपयोग इस दोहे का कई बार होता है। मुख्य अर्थ यहाँ पर यही है जो भी मैंने बताया है। अनियारे दीर्घ द्रग्नु की तीन तरुणी समान, वह चितवनी और एक अचूची ही बस होत सुजान। इसका अर्थ इस प्रकार से है, सूचनार्थ है ये, बिहारी ने लिखा है कि अनियारे दीर्घ द्रग्नु, अनियारे दीर्घ द्रगों के कारण संसार में कितनी तरुणियाँ एक सी नहीं हैं। कितनी तरुणी समान, कितनी तरुणियाँ एक सी नज़र आती हैं, उनमें कोई व्यक्तिगत विशेषता नज़र नहीं आती है। बहुतों के नेत्र बड़े अनियारे, बड़े कटीले और बड़े ही भेदक होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, परंतु सबकी चितवन एक सी नहीं होती है। चितवन में एक आंतरिक भाव होता है। वह चितवन कोई खास है, वह चितवनी और एक कछु और ही कुछ है, वह चितवन कुछ खास है जिसके वश में सुजान और जो गुणीजन होते हैं वो हो जाते हैं। यहाँ ये बात कही गई है। छोटा सा दोहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है। बिहारी के प्रसंग में काफ़ी ये दोहा प्रचलित है। बिहारी ने केवल नाद सौंदर्य जैसा कवित सवैयों में होता है। विद्यार्थियों, बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने केवल नाद सौंदर्य को ही महत्वशाली न समझकर अर्थ रमणीयता या भाव रमणीयता को ही कविता के लिए गौरवशाली माना है। बिहारी के दोहों में ऐसी रम्यता होती है, ऐसी भाव रमणीयता होती है कि वो आज भी काव्य रसिकों के कंठहार बने हुए हैं। कवित सवैयों जैसा नाद सौंदर्य भले ही उनके दोहों में न हो, लेकिन एक एक दोहे में वो अर्थ का सागर भर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गागर में सागर भर देते हैं। बिहारी रीतिकाल के उन कवियों में रहे जिन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समान महत्व दिया।
बिहारी ने रीति के शास्त्रीय बंधन का अनुसरण करते हुए भी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं की अभिव्यक्ति दोहों में की है और इन्हीं विशेषताओं के कारण वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। उन्होंने शास्त्रीय बंधन को स्वीकार किया। काव्य शास्त्र के जितने भी लक्षण होते हैं नायक नायिकाओं के, रस छंद अलंकार के, सब का अनुसरण उन्होंने किया, लेकिन साथ में अपने अनुभवों को भी दोहों में उन्होंने व्यक्त किया। उनके दोहे उनकी व्यक्तित्व की झलक लिए हुए हैं। ये जो दोहा है आपके सामने, अनियारे दीरघ दृगनु किति न तरुणी समान व चितवनी ओरे कछु जिहि बस होत सुजान। ये बिहारी के संबंध में भी कहा जा सकता है। ये दोहे तो बहुतों ने लिखे रीतिकाल में खास तौर से, लेकिन बिहारी की बात ही और कुछ है, कुछ और ही है जिसके बस में सब लोग हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे भाव घाव करे गंभीर। देखन में छोटे हैं, दीर्घ नहीं है, लेकिन उनमें कुछ खास ऐसा व्यक्तिगत विशेषता होती है, ऐसा एक आंतरिक भाव बिहारी के दोहों में होता है जिसको काव्य रसिक पाठक पढ़ करके उसके वश में हो जाते हैं और वो बार बार बिहारी की ओर लौटते हैं। एक सफल और कालजयी कवि की विशेषता होती है कि वह बार बार आपको आमंत्रित करता है पढ़ने के लिए, विवश करता है, पाठक का हृदय वह जीत लेता है। भावों का ऐसा तीर वो चलाता है कि पाठक उसे निकाल नहीं पाता है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, तेरी चितवन का तीर है मुश्किल से निकलेगा, दिल उसके साथ निकलेगा अगर दिल से निकलेगा। तो यही बात बिहारी के लिए भी है। बिहारी के दोहों के लिए भी यही बात कही जाती है। उनके आश्रयदाताओं ने बिहारी को इतना मान सम्मान प्रेम दिया, वो इसी कारण से दिया कि उनके दोहों में एक खास बात होती थी जिसके वश में बड़े बड़े राजे महाराजे उस जमाने के हो जाया करते थे। कुछ खासियत थी बिहारी में। दोहा और बिहारी एक दूसरे के पर्याय इसीलिए नहीं कहे जाते, वह उनकी खास बात के लिए ही है। बहुतों ने दोहे लिखे हैं, बड़ी बड़ी सतसैयाँ लिखी है, लेकिन जो बात बिहारी के अंदर है, जो भाषा बिहारी की है, जो आम भाषा है लेकिन फिर भी साहित्यिक है, सबसे बड़ी विशेषता है कि आम भाषा, बोलचाल की भाषा, चलती हुई ब्रजभाषा होने पर भी बिहारी की भाषा बड़ी साहित्यिक है। रसिक उसमें डूब जाते हैं। ये बिहारी की बड़ी सफलता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर नए दोहों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जहाँ लर्निंग है वहाँ अर्निंग है। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।